नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है मध्य प्रदेश प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी में। आपका यूनिट नंबर 7 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की क्लास नंबर 2 में। तो पिछली बार हमने पढ़ा था बिग बैंग थ्योरी से पूर्व की जो चीज़ें थी कि उसकी पृष्ठभूमि किस तरह से तैयार हुई, कैसे हुई। तो हम लोगों ने उसमें दो संकल्पनाएं जानी थी। एक संकल्पना जो थी हमारी द्वैतवादी संकल्पना, और इसे इंग्लिश में कहते हैं डुअलिस्टिक हाइपोथेसिस, और दूसरी थी अद्वैतवादी संकल्पना, मोनेस्टिक हाइपोथेसिस। कालांतर में क्या होता है कि इन संकल्पनाओं को हम लोगों ने समझा कि इसमें कौन से और किस किस वैज्ञानिक ने किन किन संकल्पनाओं का समर्थन किया। किसी का मानना था कि ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति है द्वैतवादी संकल्पना से हुई, कुछ का कहना था नहीं अद्वैतवादी संकल्पना से हुई है। अद्वैतवादी यानी कि अद्वैतवाद का मतलब होता है कि केवल एक ही पदार्थ से हुई है, ना कि किसी दूसरे से। जबकि द्वैतवादी का मानना है कि नहीं, एक नहीं, दो चीजों से इसकी उत्पत्ति हुई। तो हम लोगों ने इस चीज को देखा, तो इस चीज की बहुत सारी कमियां रहीं, बहुत सारे प्रश्न उत्पन्न हुए, बहुत सारे प्रश्न रहे, बहुत सारी आलोचना रही, और इन आलोचनाओं, प्रश्न, कमियां इत्यादि के चलते एक नया सिद्धांत निकल के आता है, और उस नए सिद्धांत का नाम है बिग बैंग थ्योरी। और ये बिग बैंग थ्योरी जो है, बिग बैंग सिद्धांत जो आया, इसी बिग बैंग सिद्धांत को हम लोगों ने जब डिस्कस किया था बिंदुओं में कि तीसरे बिंदु पर हम तीन संकल्पनाओं की बात करेंगे, द्वैतवादी, अद्वैतवादी और आधुनिक संकल्पना। तो ये बिग बैंग थ्योरी जो है, इसी को आधुनिक संकल्पना यानी कि मॉडर्न थ्योरी हाइपोथेसिस कहा जाता है। मॉडर्न आधुनिक संकल्पना की बात इसमें करते हैं हम लोग। तो ये आधुनिक संकल्पना रही हमारी, और इस आधुनिक संकल्पना से पहले हम कुछ चीजें जान लेते हैं। और जानना हमारा बेहद इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हमें कुछ बेसिक्स पता होना चाहिए कि आखिरकार जो चीजें हम कर रहे हैं, जो चीज हम जानना चाह रहे हैं, आखिरकार उसकी टर्मिनोलॉजी क्या है। सबसे पहले तो हमें इस चीज को ही जानना पड़ेगा कि आखिरकार विज्ञान क्या है। विज्ञान, मैं विज्ञान की कोई परिभाषा देने नहीं जाने वाला, मैं केवल विज्ञान की एक सामान्य समझ बताता हूं। और सामान्य समझ क्या है? विज्ञान वो है जिसकी जानकारी प्राप्त हो, जिसकी जानकारी प्राप्त है वो विज्ञान है। और जिसकी जानकारी प्राप्त न हो, जानकारी जिसकी प्राप्त न हो, तो वो क्या हो जाएगा? विज्ञान से परे हो जाएगा। तो विज्ञान से जो परे है उसकी खोज जारी है और आगे जारी रहेगी, और कोई ना कोई सरफरे आते रहेंगे और उसकी जानकारी देते रहेंगे। बेहतर यह है कि हमें इस पचड़े में नहीं पड़ना है, हम केवल इसकी बात करेंगे। तो विज्ञान क्या है? जिसकी जानकारी प्राप्त हो, यानी कि जानकारी किसकी प्राप्त होगी? ऑब्वियसली बात है पदार्थों की। तो पदार्थ कितने प्रकार के होंगे? दो प्रकार के। एक जो विजिबल होगा यानी कि दृश्यमान, और दूसरा नॉन विजिबल होगा यानी कि अदृश्यमान या अदृश्य पदार्थ, कुछ भी कह सकते हैं। यानी कि जो दिखाई देता है, जो दिखाई दे, और दूसरा जो दिखाई ना दे। तो यहां तक तो हमको किसी प्रकार का कोई समय नहीं है। अब बात आती है, हमें इस पर भी कोई चर्चा नहीं करनी, ज्यादा नहीं करनी, थोड़ी सी चर्चा इस पर करेंगे। लेकिन मेन चीज हमारी ये है कि हमें अगर ब्रह्मांड की उत्पत्ति यानी कि बिग बैंग थ्योरी को समझना है तो बिग बैंग हमें विजिबल चीजों को थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ये विजिबल चीजें ब्रह्मांड में
अस्तित्व में कब आई, कैसे आई? ये अस्तित्व में ही आती हैं आफ्टर बिग बैंग, इससे पहले ये चीजें नहीं थी। तो हमारी ये पृष्ठभूमि लगभग तैयार है, और इनसे अस्तित्व में आने के बाद इनसे जो विजिबल चीजें हैं, इन्हीं पदार्थों से उल्का पिंड, हमारे बहुत सारे स्टार्स, ठीक है कोई बात नहीं, बहुत सारे स्टार्स यानी कि तारे, ग्रह, धूमकेतु इत्यादि लिख के दूर करो बेटा। बहुत सारी चीजें हैं जो इन्हीं विजिबल पदार्थों से बनी, और ये विजिबल पदार्थ अस्तित्व में आए बिग बैंग से, और ये सारे कैसे किससे बने हैं? मेड अप फ्रॉम प्राइमरी मटेरियल्स। अब ये प्राइमरी मटेरियल जिनको बोला जाता है प्राथमिक पदार्थ, और ये प्राथमिक पदार्थ क्या है, कैसे बने, इस पर हम हल्की सी चर्चा करेंगे, और इन्हीं से सारे के सारे दृश्यमान पदार्थ जो हैं वो अस्तित्व में आए। आगे ये सारी घटनाएं होने के बाद आधुनिक सिद्धांत जो कि बिग बैंग थ्योरी है, उसके लिए एक पृष्ठभूमि तैयार हुई, और इस पृष्ठभूमि के दौर में हम इसमें देखते हैं कि सबसे पहले महाविस्फोट का सिद्धांत पढ़ने से पहले कुछ पृष्ठभूमि हम लोग देखते हैं, वैसे बाद में भी उसे देख सकते हैं एज ए प्रमाण के तौर पर, लेकिन हम उसकी पहले ही पृष्ठभूमि की चर्चा करना ठीक रहेगा मेरे हिसाब से। 1920 में एडविन हब्बल ने एक टेलीस्कोप बनाया। कब बनाया? 1920 में। एडविन हब्बल नाम के एक साइंटिस्ट थे, एक सरफरे थे, उन्होंने क्या बनाया? एक टेलीस्कोप बनाया, और उस टेलीस्कोप का नाम दिया हब्बल टेलीस्कोप। नाम सुना भी होगा और सुनना भी चाहिए। तो ये पूछा जा सकता है कि हब्बल टेलीस्कोप कब बनाया गया? उत्तर होना चाहिए 1920। क्यों बनाया? ब्रह्मांड की उत्पत्ति की खोज और उससे प्रमाण जानने के लिए हब्बल टेलीस्कोप बनाया, और इस हब्बल टेलीस्कोप के माध्यम से इन्होंने क्या देखा कि ब्रह्मांड के प्रत्येक पदार्थ जो कुछ भी हैं, तारे, ग्रह, सारी एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। एक दूसरे से क्या जा रहे हैं? ये सब एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। चलो ठीक है, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। अब इस बात के लिए 1927 में इसी बात को आधार मान करके 1927 में 3 वैज्ञानिकों का समूह, फ्राइडमैन, लेमेटेयर, बाकर, 3 नाम है। लेकिन जब भी कभी आती है कि बिग बैंग का सिद्धांत किसने दिया, तो उसमें एक अकेले इस व्यक्ति का नाम आता है। आपको इसको ध्यान देना है, एमपीपीएससी इससे ऊपर नहीं जाने वाला, लेकिन ये 2 लोगों का नाम आ सकता है। और इन्होंने एक समीकरण दिया जिसे इन्हीं के नाम पर कहा गया फ्राइडमैन लेमेटेयर बाकर समीकरण। और ये बाकर समीकरण इन्होंने दिया, ये दिया आइंस्टीन के सापेक्षिकता के सिद्धांत को आधार मानकर। आइंस्टीन का जो सापेक्षिकता का सिद्धांत है, तो सापेक्षिकता का सिद्धांत किसने दिया भाई? आइंस्टीन ने। क्या होता है हम बाद में पढ़ेंगे, फिलहाल आपके लिए केवल एक शब्द है, इतना पढ़ना है, इतना याद रखना है। और ये शब्द किसने दिया? आइंस्टीन ने। तो आइंस्टीन के सापेक्षिकता के सिद्धांत को आधार मानकर इन्होंने एक समीकरण दिया, और इन्होंने बताया कि ये पूरा का पूरा जो ब्रह्मांड है, पूरा का पूरा ब्रह्मांड प्राथमिक पदार्थों से मिलकर के बना है। अब भाई ये प्राथमिक पदार्थों से मिलकर के बना है,
पूरा ब्रह्मांड प्राथमिक पदार्थों से मिला है, यानी कि कौन से प्राथमिक पदार्थ? वही जिनकी मैं अभी बात करके गया, प्राइमरी मटेरियल्स। तो ये प्राइमरी मटेरियल्स अस्तित्व में कैसे आए, हमने चर्चा की। इनका अस्तित्व में आना हुआ महाविस्फोट से। ये बात है, इन्होंने ये समीकरण अगर पूछ ले कभी, थोड़ा तथ्यात्मक जानकारी हमें रहना चाहिए, ये बात है 1927 की। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। लेकिन इसके बाद एक और सरफरे आते हैं, हॉयल, और वो इस बात का क्या करते हैं? खंडन। और खंडन करते समय कहते हैं कि नहीं, इन दोनों बातों को खंडन करते हैं। किस बात का? कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, इस बात का तो पता चला कि एडविन हब्बल ने अपने टेलीस्कोप से देखा कि ब्रह्मांड का प्रत्येक जो पदार्थ है, पदार्थ का मतलब यहाँ पर जो ब्रह्मांड में प्रत्येक गैलेक्सी हैं, तारे हैं, ये स्टार्स एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, जिसका मतलब ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। ये हब्बल टेलीस्कोप से इस चीज का प्रमाण मिला। लेकिन हॉयल जो हैं, उन्होंने कहा, इस बात का उन्होंने खंडन किया इन दोनों लोगों का कि ऐसा नहीं है। इन्होंने कहा कि ब्रह्मांड जो है उसका विस्तार नहीं हो रहा है, केवल विस्तार ब्रह्मांड का केवल विस्तार नहीं हो रहा है, बल्कि दो पिंडों के मध्य नवीन पदार्थ का निर्माण हो रहा है। नए पदार्थ का निर्माण हो रहा है। अब एक और नई संकल्पना निकल के आ गई, और इस नए पदार्थ का नाम दिया उन्होंने डार्क मैटर। इस नए पदार्थ का उन्होंने नाम दिया डार्क मैटर। डार्क मैटर क्या है अभी जानते हैं थोड़ा सा, यानी कि एक ऐसा पदार्थ जो ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा मौजूद है, लेकिन अभी तक खोजा नहीं गया। साइंटिस्ट का मानना है कि ब्रह्मांड में अगर सबसे ज्यादा कोई पदार्थ अगर है तो डार्क मैटर है। और याद रखना, यह क्वेश्चन बन सकता है कि ब्रह्मांड में मौजूद सबसे ज्यादा पदार्थ कौन सा है, सबसे ज्यादा जो पदार्थ है वो कौन सा है? सीधी बात, ऑप्शन ए हीलियम, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी कुछ भी दे सकते हैं, पानी, क्योंकि पृथ्वी पर सबसे ज्यादा पानी है तो हम सबको लगेगा कि पानी। और ऑप्शन डी में दे दिया उन्होंने, डार्क मैटर। तो ये डार्क मैटर जो है, चूंकि अगर ये पूछा जाता कि पृथ्वी पर सबसे ज्यादा क्या है तो वो अलग उत्तर हो सकता था, लेकिन ब्रह्मांड की बात आएगी तो हम इसका उत्तर जो है तो ये लगाएंगे। इसी के साथ हम आगे और बढ़ते हैं थोड़ा सा। 1965 में एक नई खोज हो जाती है। कब होती है? 1965 में। कॉस्मिक वेव बैकग्राउंड। कॉस्मिक वेव बैकग्राउंड की खोज 1965 में हुई। और ये कॉस्मिक वेव बैकग्राउंड दरअसल है क्या? ये एक विकिरण प्रकाश है। विकिरण है, सीधी बात। विकिरण का मतलब होता है प्रकाश, और ये कैसा है? अदृश्य है। और ये ब्रह्मांड में चारों तरफ
संपूर्ण ब्रह्मांड में ये जो पदार्थ है संपूर्ण ब्रह्मांड में समान रूप से फैला है, समान रूप से इसको फैला है कह लो या फिर उपस्थित है कह लो, कोई दिक्कत नहीं। और जब ये मिला तो एक नई बात निकल के आई कि नहीं यार, ब्रह्मांड का जो निर्माण है कुछ अलग तरीके से हुआ है। और इतनी सारी हब्बल टेलीस्कोप, फ्राइडमैन लेमेटियर बाकर समीकरण, हॉयल का डार्क मैटर वाला सिद्धांत, तो ये सारी चीजें और साथ में कॉस्मिक वेव बैकग्राउंड की खोज ये नासा के द्वारा की गई थी। तो नासा के द्वारा कॉस्मिक वेव बैकग्राउंड की खोज इस बात की पुष्टि करने के लिए काफी थे कि नहीं, बिग बैंग जो है हुआ है। और इसी के बाद आता है हमारा बिग बैंग का सिद्धांत, जिसे हम लोग हिंदी में महाविस्फोट सिद्धांत, बिग यानी बहुत बड़ा, कितना बड़ा, बहुत बड़ा, इससे बड़ा दुनिया में कुछ हुआ ही ना हो, महाविस्फोट का सिद्धांत। बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी क्या है? आज से लगभग 3.7 अरब वर्ष पूर्व पूरे के पूरे ब्रह्मांड का सारा पदार्थ बिखरा हुआ था धूल कणों के रूप में। पूरा का पूरा धूल कणों के रूप में बिखरा पड़ा था। इनके मध्य आकर्षण बल की वजह से ये पास आए। पास आए और इनके मध्य आकर्षण बल बढ़ा तो और पास आए। इनके और छोटा नहीं होता, इनके और पास आने के बाद ये बिल्कुल एक संकेंद्रण छोटे से केंद्र पर यानी कि टिनी बॉल के रूप में इकट्ठा हुआ, जो अति सूक्ष्म, इसका हम नाम दे सकते हैं टिनी बॉल। यानी कि ये कैसा था? अति सूक्ष्म। और अति सूक्ष्म इसमें आज का जो ब्रह्मांड है संपूर्ण पदार्थ इसमें मौजूद था। जो कुछ भी ब्रह्मांड, संपूर्ण पदार्थ इसमें उपस्थित। अब जरा सोचो, जब इतना घनत्व होगा, आगे पेज पे चलते हैं, ये टिनी बॉल, इसमें संपूर्ण पदार्थ मौजूद, और संपूर्ण पदार्थ मौजूद है, इसका घनत्व क्या हो गया? घनत्व बहुत ज्यादा, अत्यधिक। चूंकि आकार छोटा हो गया, और आकार छोटे से क्या हो गया? इसका घनत्व अत्यधिक, इसका आकार बहुत छोटा, यानी कि आयतन बहुत कम, बहुत कम। और जब आयतन कम और ऊर्जा यानी कि तापमान ये भी अत्यधिक। जब कोई पदार्थ अत्यंत छोटा होगा, उसका आयतन बहुत कम होगा, यानी कि, और घनत्व तो बहुत ज्यादा, तापमान अधिक, तो उसमें क्या हो जाएगी? ऊर्जा
भी क्या हो जाएगी, ऊर्जा बहुत ज्यादा। और जब किसी पदार्थ के अंतर्गत जब ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है तो उसके अंदर क्या होती है, अस्थिरता। और अस्थिरता की वजह से उसके अंदर होता है तीव्र घूर्णन, वो आपस में घूमने लगता है, बहुत तेज गति से घूमने लगा और तीव्र घूर्णन के बाद उसमें होता है विस्फोट। और इस विस्फोट में जो वक्त लगा वो लगा 1 माइक्रोसेकंड के बराबर। और इसी माइक्रोसेकंड को बोला गया प्लांक टाइम। तो प्लांक टाइम क्या है, वह समय जो विस्फोट के समय में लगा था, जो लगभग कितना रहा, 1 माइक्रोसेकंड के बराबर। और इसी समय जब ये विस्फोट हुआ तो थोड़ा सा मैं इसका वीडियो आपको दिखाना चाहूंगा, थोड़ा सा आप किस तरीके से देखा जाता। देखो ये छोटी सी टिनी बॉल, छोटी सी, ये पूरा का संपूर्ण पदार्थ जो है पूरे ब्रह्मांड का इस जगह मौजूद, और इसमें बहुत ज्यादा स्थिरता, बहुत ज्यादा ऊर्जा। तो इसकी वजह से क्या होता है, देखो क्या होता है, वो सारे के सारे ब्रह्मांड का निर्माण एक साथ, ये सब जा रहा है निकल के। और ये सारी चीजें अगर यहां से जा रही हैं तो स्वाभाविक सी बात क्या है, ये तारे, गैलेक्सीज, बहुत सारे उल्का पिंड, बहुत सारी चीजों का एक साथ निर्माण। और ये सारी चीजें कितने समय में हुई, 1 माइक्रोसेकंड, ओनली 1 माइक्रोसेकंड, जिसे बोला गया प्लांक टाइम। लेकिन इस वक्त सारे के सारे ब्रह्मांड में कोई अणु नहीं, कोई परमाणु नहीं, कुछ नहीं। पदार्थ थे, लेकिन पदार्थ थे गिलू और प्लाज्मा स्टेट। ग्लू और प्लाज्मा स्टेट, अभी मैंने आपसे कहा था कि हम इसकी चर्चा करेंगे कि ग्लू और प्लाज्मा स्टेट क्या होते हैं। एक ऐसे पदार्थ की चौथी अवस्था, पदार्थ की चौथी अवस्था, पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है, इसे बोला जाता है प्लाज्मा स्टेट। और प्लाज्मा स्टेट दरअसल पदार्थ की 3 अवस्थाएं इससे पहले होती हैं, चौथी अगर ये है तो ठोस, द्रव, गैस। अगर ठोस, द्रव, गैस कुछ भी हो, लेकिन उसमें परमाणु की संरचना कुछ ऐसी होती है। ये केंद्रक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, उसके चारों तरफ ये चक्कर लगाते हैं इलेक्ट्रॉन। थोड़ा बड़ा बना देता हूं, कोई दिक्कत नहीं, इसको मिटा देता हूं। इस केंद्रक के अंदर प्रोटॉन जिस पर धन चार्ज होता है, न्यूट्रॉन जो कि न्यूट्रल होता है, और बाहर घूमते रहते हैं इलेक्ट्रॉन। ये निश्चित होती है, ये निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आप इसमें केमिस्ट्री में पढ़ोगे, पाउली का अपवर्जन नियम वगैरह जो भी है, चलो छोड़ो, यहां पर उस चीज की चर्चा करने की जरूरत नहीं। लेकिन प्लाज्मा स्टेट में क्या रहता है कि एक ऐसा इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ऐसे यत्र तत्र सर्वत्र बिखरे रहते हैं, इनका कोई निश्चित क्रम नहीं होता। यानी कि ये सारे के सारे पदार्थ, ये सारे के सारे जो अणु हैं, अणु के अंदर जो सारे के सारे जो आवेश जिन्हें कहते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सारे के सारी चीजें क्या हैं, उसमें ऐसे ही बिखरी हैं। इनका कोई निश्चित पैटर्न नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही खुले तालाब की तरह उसमें जैसे आपने मरी हुई मछलियों को डाल दो तो इधर उधर जिधर जाना जाएंगी, कोई उनका फर्क नहीं पड़ता। तो ब्रह्मांड का विस्तार होता है। इसके कुछ समय बाद, कितने समय बाद, लगभग 3.8 करोड़ ईयर आफ्टर बाद पदार्थ का
ब्रह्मांड का जो पहला परमाणु का निर्माण होता है, और वो परमाणु था हमारा हाइड्रोजन। कुछ समय और बीता, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के मिलने से हीलियम का निर्माण हुआ और ऊर्जा विमुक्त हुई, ऊर्जा निकली। इनमें क्या हुआ? संलयन। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के संलयन से हीलियम बना और ऊर्जा मुक्त हुई। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि तारों का निर्माण हुआ, स्टार्स फॉर्मेशन। और जब तारों का निर्माण हुआ तो क्या निकला इनसे? प्रकाश। और प्रकाश से क्या होता है? यहां लिख देता हूं, डार्क टाइम समाप्त। डार्क टाइम जो था वो समाप्त हो गया। अब इसके बाद प्रक्रिया आगे चलती रही और आने वाले क्रम में समय के साथ तापमान कम होता गया और लगभग 3 लाख वर्षों के अंतर्गत 3 लाख वर्षों के अंतराल में तापमान 4500 केल्विन से भी कम हो गया। और 4500 केल्विन से कम होने का मतलब क्या है? धीरे धीरे ग्रहों और उपग्रहों का निर्माण हुआ और इन ग्रहों उपग्रहों से जीवन की उत्पत्ति की संभावना बनती है। इन ग्रहों उपग्रहों का तापमान, हम चूंकि मौसम एटमॉस्फेरिक यानी कि मौसम विज्ञान जो है हम इसमें नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर उसे पढ़ते तो मैं बताता, लेकिन फिर भी इन ग्रहों यानी कि हमारी पृथ्वी का निर्माण होता है इसी अंतराल में। और पृथ्वी के निर्माण से क्या होता है? पृथ्वी के निर्माण से इस पर, चूंकि पृथ्वी गर्म गलित तप्त गोला थी और ये गोला धीरे धीरे इस पर तापमान क्या होता है? कम होता जाता है। और तापमान कम होने के लिए पृथ्वी पर पानी बरसता है। जब पानी बरसता है तो फिर से वो ठंडा होता है, फिर से गर्म भाप बन के प्रोड़ जाता है, फिर बरसता है। ये प्रक्रिया जो है करोड़ों वर्ष तक चलती रही। और करोड़ों वर्ष के चलने के उपरांत पृथ्वी पर प्राथमिक बैक्टीरिया यानी कि यूकैरियोटिक जीव जो हैं, यूकैरियोटिक जीवों की उत्पत्ति हुई। और यूकैरियोटिक जीवों से बाद में चल के प्रोकैरियोटिक जीवों की उत्पत्ति होती है। और ये प्रोकैरियोटिक से ये दोनों के दोनों एक कोशिकीय जीव हैं। फर्क बस इतना है, इनकी कोशिका जो है, कोशिका यानी कि जो सेल है वो पूर्ण विकसित नहीं होती, और जबकि इनकी क्या रहती है? पूर्ण विकसित रहती है। बस इतना फर्क है, लेकिन दोनों है एक कोशीय जीव। और इन एक कोशिकीय जीवों से कालांतर में यानी कि समय बीतने के साथ बहुकोशिकीय जीवों का विकास होता है। और जब बहुकोशिकीय जीवों का विकास हो गया, उसके बाद हम जैसे लोग आए, हमसे पहले और भी आए, डायनासोर आए, मछलियां आई, सांप आए, पता नहीं कौन कौन आए, और सब ने एक छत्र इस धरती पर साम्राज्य किया करोड़ों 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 वर्षों तक, और उनका अंत हुआ। और आज हम इंसान, हमें ऐसा लगता है कि हमारा भी समय हमेशा के लिए इस धरती पर रहने वाले हैं। तो याद रखना, पृथ्वी कंप्लीट
जीवन का अंत 7 बार इससे पहले कर चुकी है। यदि पृथ्वी का कैलेंडर यदि हम देखते हैं तो 7 बार पृथ्वी पूरी तरह से विनाश करके नए जीवों को जन्म दे चुकी है। हमसे पहले करोड़ों वर्षों तक डायनासोर बने थे। उससे पहले मछलियां थी, कौन थे, जो भी थे, सॉरी उससे पहले सांप थे। सबसे पहला डेमोनियन जो एज था, उस डेमोनियन काल में, चूंकि ज्योग्राफी क्लास नहीं है वरना मैं पृथ्वी का कैलेंडर आपको बताता। कैलेंडर 2 होते, एक आपके घर में जो लटका है वो, और दूसरा इस पृथ्वी का कालानुक्रम बताने वाला कैलेंडर कि करोड़ों वर्षों में पृथ्वी पर आखिरकार क्या हुआ, कैसे हुआ, जीवन की उत्पत्ति क्या हुई, विकास कैसे हुआ, उसमें फिर विकास के दौरान फिर उसमें क्या अड़चनें आई, फिर इससे विनाश किया। मछली ये थी उड़ने वाली, तैरने वाली, दौड़ने वाली, पता नहीं कैसी कैसी, सांप थे उड़ने वाले, दौड़ने वाले, चलने वाले, जैसे भी थे, वो सब का अंत हुआ। डायनासोर आए, एक छत्र साम्राज्य किया, लेकिन उसका भी अंत होता है। हम इंसान हैं, हमारे कुकर्म ही हमारे पतन का रास्ता तय करेंगे, क्योंकि पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं वो सारे के सारे पृथ्वी पर कुछ न कुछ सृजन करते हैं। नेचर के लिए कुछ न कुछ वो बनाते हैं, कुछ न कुछ अपना अमूल्य योगदान जरूर देते हैं। लेकिन इंसान एकमात्र ऐसा प्राणी है जो नेचर को हमेशा अपने अनुसार ढालने की कोशिश करता है और उसे उसी अंदाज में बदल डालता है। और इसी इंसान की इसी प्रवृत्ति की वजह से नेचर जब अपने पर आती है ना, तो सारी चीजों को एक दिन डिस्ट्रॉय कर देती है। तो इंसान हो, खैर आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इंसान अभी इतनी आसानी से जाने वाला नहीं है, हम लोग ढूंढ लेंगे। जब तक कोई बात नहीं, पृथ्वी ना सही कोई और ग्रह सही, तू नहीं तो और सही, और नहीं तो और पृथ्वी सही, ब्रह्मांड में अनेकों हैं पृथ्वियां, ढूंढ लेंगे। पृथ्वी जानम, तू अकेली तो नहीं संसार में, सही बात है। अब हम आगे और पढ़ते हैं। इसके प्रमाण में जो पक्ष हैं, तो प्रमाण में पक्ष देने से पहले मैं कुछ चीजें डिस्कस करना चाहूंगा। एक पिक्चर से दिखाना चाहता हूं। ये क्या है, इस पे क्यों लिखा भाई, ठीक है। तो ये बिग बैंग छोटी सी टिनी बॉल जिसे हमने उसके अंतर्गत देखा था, हेलो कर लेता हूं। पूरे ब्रह्मांड का सारा पदार्थ यहां पर उपस्थित था। समय के साथ उसमें क्या होता है, ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट के लगभग 380,000 वर्ष बाद, ऐसी के बाद यहां पर क्या बन जाता है, ये डार्क टाइम। यहां पर ना कोई प्रकाश है ना कुछ है, डार्क एज, नो प्रेजेंस ऑफ लाइट, यानी कि एब्सेंस ऑफ लाइट, डार्क एज। डार्क एज क्या है, एब्सेंस ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश की अनुपस्थिति, हिंदी में लिख लेते हैं। इसके बाद लगभग 300 मिलियन पश्चात कुछ अणु परमाणु बने और इन अणु परमाणुओं में हाइड्रोजन बना, और हाइड्रोजन के बनने के बाद उनमें सेलेन की क्रिया होती है, उससे हीलियम बना, और हीलियम के बाद में बहुत सारे तारे बनने शुरू होते हैं। पहला तारा बना, और इन तारे से लगभग 1 मिलियन बाद बहुत सारी गैलेक्सीज का निर्माण हुआ। इन तारों के मिलने से बहुत सारी आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ। अच्छा, आकाश गंगा से एक चीज याद आई, हम जिस आकाश गंगा में रहते हैं, तो हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है, हिंदी में आता है इसका नाम दुग्ध मेखला। यार क्या हो रहा है, और इंग्लिश में इसको बोला जाता है मिल्की वे। दोनों नाम याद रखना, पूछा जा सकता है, दुग्ध मेखला या मिल्की वे। समय के साथ आज के समय में आज के समय की गैलेक्सीज का निर्माण होता है, और जो इस टाइप से दिखाई देती है, हमें सर्पलाकार आकार में ये हमें दिखाई देती है। और आज से लगभग 9 बिलियन
वर्ष पहले हमारे सोलर सिस्टम का निर्माण हुआ। तो ये थी कहानी आज की, लेकिन इस कहानी के प्रमाण में कुछ पक्ष देख लेते हैं। भाई अगर कोई कहानी है तो उसके कुछ पक्ष भी होंगे। पहला पक्ष तो यही है कि हमने देखा था 1920 में हब्बल टेलीस्कोप का निर्माण हुआ, और हब्बल टेलीस्कोप के माध्यम से इस बात की पुष्टि होती है कि सारे के सारे जो पदार्थ हैं ब्रह्मांड में मौजूद, प्रत्येक आकाशगंगा, सारे के सारे तारे अपने आप से एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। पहला तो हमारा यही था, हब्बल टेलीस्कोप। दूसरा क्या था भाई? फ्राइडमैन, हम लोगों ने पढ़ा था। फ्राइडमैन, लेमेटेयर, बाकर समीकरण, बाकर। और इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत को आधार मान करके इस बात की पुष्टि की। तीसरे हमारे कौन आते हैं? हॉयल महोदय आते हैं। और इन हॉयल महोदय ने डार्क मैटर की थ्योरी दी कि भाई ब्रह्मांड के प्रत्येक जो कण है ना, एक दूसरे से दूर नहीं जा रहे हैं, बल्कि इनके मध्य नए कणों का निर्माण हो रहा है, और उस नए पदार्थ का निर्माण हो रहा है। उस नए पदार्थ का नाम इन्होंने क्या दिया? उस नए पदार्थ का नाम दिया डार्क मैटर। अगला इसके पक्ष में बहुत सारे प्रमाण और मिलते हैं। एक नासा के साइंटिस्ट हैं जॉर्ज मैथन। ये नासा के साइंटिस्ट हैं, इन्होंने भी इस बात की पुष्टि की। तो वर्तमान में हम लोगों को इसके साक्ष्य भी मिले। तो आखिरकार इस ब्रह्मांड का विस्तार कितना है? तो लगभग 93 अरब प्रकाश वर्ष। बात आ जाती है प्रकाश वर्ष की। प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष प्रकाश के मापने की इकाई नहीं है। नहीं तो आप सोच रहे हैं प्रकाश वर्ष में नहीं, प्रकाश की तीव्रता कितनी है, क्या है, कम है, ज्यादा है, उसको मापने की है, ऐसा नहीं है। तो प्रकाश वर्ष क्या है? प्रकाश वर्ष दूरी मापने की इकाई है। दूरी मापने की इकाई है। सबसे पहली चीज ये पूछा जा सकता है, प्रकाश वर्ष दूरी मापने की इकाई है। तो प्रकाश वर्ष की परिभाषा क्या है? प्रकाश के द्वारा, ये स्टार है, यहीं से प्रकाश निकलेगा 100 भाग। प्रकाश के द्वारा, ये अनंत है, ब्रह्मांड का मतलब ये अनंत है, यानी कि स्पेस। अनंत मत बोलिए, हाँ ठीक है, इसे अपन लोग अनंत बोल सकते हैं, या फिर इसे अंतरिक्ष भी बोल सकते हैं। अंतरिक्ष बोल सकते हैं, इंग्लिश में इसे स्पेस बोलते हैं। स्पेस, एक वर्ष में तय की गई दूरी, यानी कि यहां से निकलने के बाद प्रकाश के द्वारा निर्वात में, यानी कि स्पेस में, अनंत में, अंतरिक्ष में एक वर्ष में तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। चूंकि प्रकाश की चाल कितनी होती है, अब चूंकि बात आई गई है प्रकाश की, तो लगे हाथ चर्चा कर ही लेते हैं। तो प्रकाश लगभग 3 करोड़ किलोमीटर की दूरी प्रति सेकंड के हिसाब से तय करता है। तो वर्तमान में जो हमारा जो ब्रह्मांड है, सॉरी,
हमारी जो गैलेक्सी है वर्तमान में, और इस गैलेक्सी का जो विस्तार है वो लगभग 93 अरब प्रकाश वर्ष है, और ये विस्तार लगातार जारी है। 2-3 और फैक्ट हैं, उनको देख लेते हैं। शुरुआत से लेकर के ये अवधारणा रही कि जो हमारी पृथ्वी है, जो हमारी पृथ्वी है ये जो पृथ्वी है, ये जो पृथ्वी है, कुछ साइंटिस्टों का मानना है कि ये जो पृथ्वी है ब्रह्मांड के केंद्र में है। तो लगभग 1543 के समय तक यही अवधारणा चलती रही कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी है, और पृथ्वी को ब्रह्मांड के केंद्र में बताने वाले सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम है टॉलमी। टॉलमी महोदय ने बताया कि पृथ्वी क्या है, ब्रह्मांड के केंद्र में है, यानी कि इन्होंने जियोसेंट्रिक, इन्होंने जियोसेंट्रिक थ्योरी दी, और ये बात चलती रही। लेकिन 1543 का समय आता है, और इस समय आते हैं कोपरनिकस महोदय। तो ये सारे चार फैक्ट हैं जो पूछे जा सकते हैं, और इन कोपरनिकस महोदय ने 1543 में एक किताब का निर्माण, किताब को लिखा, ऑन द रिवॉल्यूशन ऑफ द हेवनली बॉडीज, ऑन द बॉडीज, ये किताब का नाम था। और इस किताब में इन्होंने कहा कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में नहीं, अब तो सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है। तो इन्होंने हेलियोसेंट्रिक थ्योरी दी, यानी कि हिंदी में बोले तो सूर्य केंद्रित और वर्तमान में इसी को माना जाता है। तो ये दो चीजें जाते जाते हम लोग इन पर चर्चा किए। ये सारी चीजें हमने देखी। सूर्य का थोड़ा सा आप चित्र डायग्राम देख लीजिए। इतने अच्छे हमारे सूरज हैं जो इनको हम घुमा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, घुमा लेते हैं, छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा। हम इसको कैसे भी देख सकते हैं। तो आने वाले समय में हम फिर से नई चीज लेकर के आएंगे, और यहां से हमारी शुरुआत होती है फिजिक्स की, और फिजिक्स के अंतर्गत हम फिजिक्स के मूलभूत सिद्धांत देखेंगे। और ये क्रम जो है, इतने डीप डिस्कशन जो मैंने इस टॉपिक का किया, इतनी ज़रूरत हमें प्रारंभिक परीक्षा के हिसाब से होती नहीं है, लेकिन फिर भी शुरुआत थी तो इस चीज़ का हमें जानकारी होना जरूरी है। क्योंकि जब पृथ्वी का निर्माण और इस ब्रह्मांड का निर्माण ही हम लोग नहीं जान पाएंगे, हमारी ये खूबसूरत सी पृथ्वी, अगर हम इसे ही नहीं जानेंगे कि ये कैसे बनी, सूरज कैसे बना, तो आखिरकार फिर हम क्या जानेंगे, इस पर जीवन कैसे आया और जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई। इसी क्रम में हम पढ़ेंगे जीवन में जीवन के विकास की उत्पत्ति, और इसी के हम पढ़ेंगे जीवों का संघर्ष, एवोल्यूशन,
सॉरी माफ करना, हम पढ़ेंगे लैमार्कवाद, हम पढ़ेंगे डार्विनवाद, हम पढ़ेंगे उत्परिवर्तनवाद। ये सारी चीजें भी हम जीवन के विकास के क्रम में देखेंगे। तब तक के लिए मेरा आप सबके लिए नमस्कार, बाय।